बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने सामने टेक्स्ट बुक निकालें और चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है नेता नहीं नागरिक चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी इस अध्याय को पढ़ा और इस अध्याय से संबंधित बातों को जाना, तो आज फिर उस अध्याय को मैं दोहराते हुए इस अध्याय को पूरा करूँगी। तो सबसे पहले हमने जाना नेताओं के बारे में, इसमें वर्णन किया गया है। लेखक का कहना है, यह एक निबंध है, नेता नहीं नागरिक चाहिए। लेखक का कहना है इस पाठ के माध्यम से कि हमें नेता नहीं चाहिए, हमें नागरिक चाहिए देश में, जो कि अपने देश के लिए सोचे, देश का विकास करे। नेताओं का तो खुद अपना स्वार्थ होता है, पहले वे अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। सन 1920-21 के ज़माने में एक विज्ञापन पढ़ा था कि आप स्वराज चाहते हैं, और तो लेक्चर देना सीखिए इश्तहार छपवाने वाला कोई पुस्तक विक्रेता था, जो इस विज्ञापन के जरिए अपनी किसी किताब की बिक्री बढ़ाना चाहता था, और संभवतः किताब में नेताओं के भाषणों का ही संकलन भी था। तो लेखक का कहना है कि बात उस समय की है, यानी जब सन 1920-21 का समय था, और उस दौरान विज्ञापन में उन्होंने क्या पढ़ा था कि क्या आप स्वराज चाहते हैं, यह विज्ञापन का शीर्षक था। और उस विज्ञापन के शीर्षक के द्वारा पुस्तक विक्रेता जो था वो अपनी किताब की बिक्री बढ़ाना चाहता था, यानी किताब की बिक्री को ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और संभवतः इसी कारण वो, और किताब में क्या था, तो किताब के अंदर नेताओं के भाषणों का ही संकलन था, यानी उस किताब में सारे नेतागण के भाषण जो थे वो मौजूद थे। तब से इस देश में व्याख्यानों की ऐसी झड़ी रही। व्याख्यानों मतलब भाषण, व्याख्यानों का अर्थ होता है भाषण देना। ऐसी झड़ी रही जैसी झड़ी अब मेघों की भी नहीं लगती, यानी इतनी झड़ी, इतनी मेघ जितने बरसते नहीं होंगे जितने कि यहाँ पर भाषणों की झड़ी लग जाती है। पिछले 30 वर्षों से अपने देश में व्याख्यान लगातार बरसते रहे हैं, यानी जहाँ देखो वहाँ भाषण देने के लिए नेता मौजूद हैं, और उनकी वृद्धि करने वालों की तादाद भी बेशुमार रही है। और वृद्धि कौन करते हैं? हम जैसे लोग, हम जैसे समाज के लोग ही नेता बनाते हैं और उनकी भाषणों को सुनते हैं। स्वतंत्रता से पहले जो लोग भी अपनी थोड़ी या बहुत कुर्बानी देने के लिए आगे आए, उन्हें जनता ने नेता कहकर पुकार दिया। और जनता की या अबोधता कहो या अज्ञानता कहो कि उस समय, उस दौरान, यानी आज़ादी के पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति अपनी देश की खातिर बातें करने लगता था, देश के खातिर कुर्बानी देने के बारे में बोलता था या सोचता था, तो इस तरह की भाषणों को सुनकर आम जनता जो है उसे नेता बना देती थी, उसे नेता कहकर पुकारती थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश के सारे काम नेताओं के हाथ में आ गए, तब उन्हें पता चला कि अभी तक देश ने नेता ही पैदा किए, नागरिक नहीं। और जब आज़ादी के बाद सारे काम देश के नेताओं के हाथ में आ गए, तब उन्हें पता चला कि देश ने नेता ही पैदा किए, नागरिक नहीं। व्याख्यान सुनते सुनते इस देश ने व्याख्यान देने की आदत डाल ली है। अब यहाँ के लोग कर्म को कम, वाणी को अधिक महत्व देते हैं। यानी कहने का अर्थ है, इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग इतना भाषण सुन लिए हैं कि आम जनता के मन में भी यह बात बैठ चुकी है। आम जनता भी जो है वो भाषण देने में ही विश्वास करती है। वह भी चाहती है कि मैं दूसरे को उपदेश दूं, दूसरे को भाषण देकर काम कराऊं, और काम जो है वो कम करूं।
भाषण पर ही विश्वास वे भी करते हैं, यानी वो अपनी बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हर किसी की यही अभिलाषा है कि वह दूसरों को उपदेश दे, मगर खुद किसी भी उपदेश पर अमल करने को तैयार नहीं। यानी आम जनता में यह धारणा बन चुकी है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा भाषण देने में ही विश्वास करते हैं। लेकिन क्या किसी ने यह भी सोचा कि अगर सारा समाज नेता बनने की तैयारी में लग जाए तो नेताओं के पीछे चलने वाले लोग कौन रह जाएंगे? क्या नेताओं से भरा हुआ देश कोई अच्छा देश होता है? अगर कभी इस तरह से हालात पैदा हो गए कि देश की सारी जनता जो है वो नेता बनने की होड़ में लग जाए, तो फिर यह भी तो सोचने वाली बात है कि नेता के पीछे चलेंगे कौन? नेता के भाषणों को सुनेगा कौन? बड़ों की बात सुनो, उनकी नकल मत करो, यह कहावत किसी भारी अक्लमंद ने कही होगी। लेकिन अब तो बड़ा और छोटा यह भेद सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि लोगों की बात सुनना, नेताओं की भाषण सुनकर हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। यह बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आज के दौर में, आज समाज में लोग जो हैं वो इस तरह की भेदभाव को दूर कर वे भी नेता बनने की होड़ में लगे हुए हैं। उस ज़माने में 1 या 10 को बड़ा और बाकी को छोटा बताना तंग नज़री नहीं तो और क्या। हर आदमी सिर्फ बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने को अधीर है। नतीजा यह है कि हर एक को शिकायत है कि उसकी वाजिब जगह उसको नहीं मिली। यानी अगर हम 10 आदमी को बोले कि वह बड़ा है, बाकी सब कोई छोटा है, तो यह सोचना हमारी संकीर्णता है, मानसिक संकीर्णता। तंग नज़री मतलब संकीर्ण विचारों वाली है। हमें इन सिद्धांतों से हम आगे बढ़ने को अधीर नहीं है। नतीजा यह है कि हर आदमी के अंदर यह शिकायत है कि उसके मन मुताबिक उसको सही जगह नहीं मिला, यानी सही पद उसे नहीं हासिल हुआ है। पर कोई और बैठ गया तो निश्चित रूप से उसको छोटा और कमज़ोर है। मिल का छोटा मैनेजर बड़े मैनेजर के खिलाफ है, और राजनीतिक दलों के भीतर जो द्वेष का धुआं छूट रहा है उसका भी कारण यही है। आगे के नेता को पीछे ढकेल कर कोई दूसरा आदमी उसकी जगह ले लेना चाहता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि सभी जो है वो सबके मन में यह धारणा बन चुकी है कि मैं जो हूँ, मेरी जो योग्यता है उसके अनुसार मुझे पद नहीं मिले हैं, और सब जो हैं वो अपने से ऊंचे जगहों पर या पदों पर हासिल होना चाहते हैं, आसीन होना चाहते हैं। लेकिन भले उनके अंदर योग्यता हो या न हो, लेकिन अपने आप को वे भी श्रेष्ठ समझते हैं, किसी से कम नहीं समझते। सब लोग आपस में बराबर हैं, इस बात का लोगों ने गलत अर्थ लिया है। अगर ये बात हम बोले कि सभी आपस में बराबर हैं, तो बराबर कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसान हैं तो अगला भी किसान है, हम मज़दूर हैं तो वह भी मज़दूर है। नहीं, जिसके अंदर जिस तरह की क्षमता है, योग्यता है, वह उसी तरह के कामों को पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लोग इस बात का गलत अर्थ लगा लेते हैं। उनका कहना है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, न कि अवसर की प्रतीक्षा किए बिना जो जहाँ चाहे वहाँ इच्छा मात्र से पहुँच जाए। तो आपस में बराबर होना मतलब ये नहीं कि सबको एक जगह बैठा देना, नहीं, सबको समान अवसर मिलना चाहिए विकास करने का। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रतीक्षा किए आप अपने मन से कोई भी पद को हासिल कर लें, यह करना उचित नहीं है। रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके यह कोई चीज़ नहीं, उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होगा। अगर हमें अच्छे पदों पर आसीन होना है तो हमें अपने अंदर गुणों का विकास करना होगा। जिस जगह पर आदमी धीरे धीरे और बड़ी कोशिशों के बाद पहुंचता है, उस जगह पर अब लोग छलांग मारकर पहुंच जाना चाहते हैं। यानी अब कोई मेहनत करना नहीं चाहता, सिर्फ बातें बनाकर वे चाहते हैं कि हम उस जगह को हासिल कर लें। मगर जो छलांग लगाकर मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं
उसका कारण क्या है? कुछ तो यह कि कभी कभी दूसरों को उन्होंने छलांगे मारकर आगे बढ़ते देखा है, और अधिकतर यह कि वह काम करना नहीं, हुक्म चलाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि ज़िंदगी का असली मज़ा मेहनत करने में नहीं, अपने मातहतों को हिदायत भेजने में है। हिदायत मतलब निर्देश, सलाह, और मातहतों मतलब अपने अधीन कई काम करने वाले, यानी अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो उनके नीचे के काम नीचे के पदों पर जो काम करते हैं, उनको सलाह देना, हिदायत करना यानी सलाह देना, निर्देश देना। योजना बनाने और आदेश भेजने का योजना बनाने और आदेश भेजने की सही जिम्मेदारी को वही निभा सकता है जो उन सभी कामों का अनुभव प्राप्त कर चुका है, और वही व्यक्ति योजना बना सकता है जो वो उन कामों को पहले से कर चुका है, जिनकी देख रेख का भार अब उसे सौंपा गया है। इसलिए जो आदमी अनुभव के दौर से होकर गुजरने से इनकार करता है और मेहनत से भागकर आराम की जगह पर पहुंचने के लिए बेचैन है, उसकी यह बेचैनी इस बात का सबूत है कि वह अपने संगठन का अच्छा नेता नहीं बन सकता। नेता का पद आराम की जगह, इससे बढ़कर दूसरा भ्रम भी नहीं हो सकता। यानी बिना अनुभव के दौर से गुजरे हुए और हम बिना मेहनत किए हुए हम ये चाहें कि हम इस पद पर आसीन हो जाएं या इस संगठन का नेता बन जाएं, तो यह उचित नहीं होगा। इस तरह का पद हासिल करने से आदमी के अंदर कोई योग्यता नहीं रहती है। जो अपने काम को प्यार करता है वह कभी भी नाखुश नहीं होता, और न उसे यही रोग सताता है कि घड़ी घड़ी मेरा अपमान हो रहा है। यानी जो अपने काम से प्रेम करता है वह अपने काम से हमेशा खुश रहता है। तो जो काम से प्रेम करेगा वही काम से खुश रहेगा, और जो काम से प्रेम नहीं करेगा वो हमेशा नाखुश रहेगा, और उसके मन में यह हमेशा यह बात सताते रहती है कि लोग मेरा जो है वो अपमान कर रहे हैं, और उसकी हर लोगों की बातें उसे अपमानजनक लगेगी। जहाँ तक ताकत और अधिकार का सवाल है, नेता चाहे कोई भी हो, अधिकार बराबर उसकी मेज पर विराजता है। जो मेहनती और ईमानदार हैं, हर नेता चाहता है कि वह अपनी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी किसी ईमानदार आदमी पर डाल दे। अधिक भोगने का जो असली सुख है वह नेताओं के नहीं, मेहनती सहायकों के हाथ में है। जो भी परिश्रमी और ईमानदार हैं, दफ्तर के अधिकार उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द घुमा करते हैं, और जब अधिकार भोगने का यह सीधा रास्ता मौजूद है, तब लोग नेता बनने के फेर में क्यों पड़ते हैं। यह भी है कि नेता कोई एक ही व्यक्ति हो सकता, लेकिन ईमानदारी और मेहनत के जरिए बहुत से लोग अधिकार का स्वाद ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हमारे अंदर, अगर हम मेहनत पर विश्वास करेंगे, अपनी ईमानदारी पर विश्वास करेंगे, तो हम क्यों नहीं अपने काम से प्रेम रखेंगे, तो फिर हम भी उस कुर्सी तक पहुंच सकते हैं और उन अधिकारों को भोग सकते हैं। इसके लिए हमें नेताओं का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, या हमें नेता बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तस्वीर यह है कि कारखाने के मैनेजर को अपदस्थ करके कई लोग उसकी कुर्सी पर अधिकार जमाना चाहते हैं। अपदस्थ करना मतलब उसके स्थान से हटा देना। इसका अर्थ जान लो बच्चों। इस शब्द का अपदस्थ करना यानी उसके स्थान से हटा देना, उसकी कुर्सी पर अधिकार जमाना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर यह है कि बहुत से कार्यकर्ता घोर परिश्रम करके अधिक से अधिक अधिकारों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पहली तस्वीर में छल, छद्म और साजिश का बोलबाला है, और दूसरी तस्वीर में जिसमें हर आदमी सच्चाई और परिश्रम के बल पर आदर और अधिकार पाना चाहता है। अब यहाँ उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास किया गया है कि कारखाने के मैनेजर को हटाने के लिए, उनकी कुर्सी पर अधिकार जमाने के लिए जो
लोग क्या करते हैं, उन्हें छल छद्म यानी बनावटी और धोखा से उन्हें साजिश के द्वारा क्या करते हैं, यह साजिश रचकर या धोखा से षड्यंत्र रचकर उन्हें अपदस्थ कर देते हैं, उनके स्थान उनके पद से उनको हटा देते हैं। और दूसरी तस्वीर में हर आदमी सच्चाई और परिश्रम के बल पर आदर और अधिकार पाना चाहता है। और दूसरी यानी तस्वीर में यानी जो आदमी घोर परिश्रम करके अधिक से अधिक अधिकारों को अपने कब्जे में रखना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सच्चाई और परिश्रम के बल पर आदर और अधिकार पाना चाहता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के अधिकार को पाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, धोखा और छल से उन्हें हटाते हैं और हटाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी अपने जगह वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो सच्चाई और परिश्रम के महत्व को आदर देते हुए या उसकी महत्ता को जानते हुए उसे अपनाकर वे अपने अधिकार पाना चाहते हैं। सारा संसार नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार हो रहा है। अब लेखक का कहना है कि पूरे विश्व में यह नेतृत्व की अभिलाषा यानी इच्छा लोगों के मन में घर कर रही है। जो व्यापार में हैं वे मुनाफाखोरी और चोर बाजारी करके धन में सबसे आगे निकल जाना चाहते हैं। यानी जो व्यापारी वर्ग है वह चाहता क्या है कि हम मुनाफाखोरी करें, ज़्यादा मुनाफा कमाएं, और चोर बाजारी यानी अपने धंधे में चोरी करके गलत तरीके से धन कमाकर आगे निकल जाएं, यानी अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, अपने व्यापार में और ज़्यादा समृद्ध बने। जो नौकरी में हैं वे अपने ऊपर वाले अफसर को ढकेल कर आगे आने को बेचैन हैं, और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर जो अफसर हैं, जो पद पर आसीन हैं, उनको वे चाहते हैं कि उन्हें हम उतार दें, यानी उन्हें उस पद से हटाकर खुद ही उस पद पर बैठ जाएं या उस पद पर आसीन हो जाएं। जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करें वे भी ऊपर के नेताओं को हटाकर खुद उनकी जगह ले लेना चाहते हैं। भाषण, गर्जन, तिक्रम और छद्म, झूठे वायदों और धोखे की कस्मों से सारा सार्वजनिक जीवन कोलाहल से पूर्ण है। यानी पूरे समाज में हर जगह हमें यह देखने को मिलता है क्या, धोखा, झूठा वादा, छल प्रपंच, इसके बाद कई तरह के षड्यंत्र, कई तरह के तिक्रम यानी लोगों को अनेक तरह की चालें चलकर उनके तरफ उनको हटाने की साजिश करना। यानी कहने का अर्थ है कि चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या कल कारखाने हो या व्यापारी वर्ग हो, कहीं भी हो, हर जगह यह होड़ लगी हुई है कि लोग जो हैं वो इन अवगुणों को अपनाकर आगे बढ़ने में, उनकी जगह को हासिल करने में लगे हुए हैं। और वो किस तरह से उनकी जगह वे किस तरह से हासिल करना चाहते हैं, तिक्रम चल के, यानी उनके विरुद्ध साजिश करके, झूठे वायदे, धोखे देकर, इस तरह से वे बनावटी षड्यंत्र रचकर, तिक्रम चलकर और भिन्न भिन्न तरीके से उन्हें लोभ देकर वे उनको वहाँ से हटाकर खुद वे वहाँ पर उनके पद पर आसीन होना चाहते हैं, उनके पद को हासिल करना चाहते हैं। अपनी रेखा को बड़ी करने के बदले दूसरी की रेखा को छोटी बनाने का कुत्सित भाव भी नेतृत्व की आकांक्षा से जन्म लेता है। अपनी रेखा को बड़ी करके दूसरी की रेखा को छोटी करना, यानी अपने इच्छाओं
को पूरा करने के लिए या अपनी आकांक्षाएं पूरा करने के लिए दूसरे की आकांक्षाओं को मार देना, हटा देना, नेतृत्व की आकांक्षा से जन्म होता है। और यह कैसे जन्म होता है इन सभी चीज़ों का? तो यह नेतृत्व यानी ये जब नेता के पद पर ये लोग नेता जब पद ये हासिल करते हैं तब इनके अंदर इस तरह की आकांक्षाएं जन्म लेती है और वे दूसरों की इच्छाओं को हटाकर, उनको मारकर वे अपनी इच्छाएं पूरा करते हैं। आए दिन विद्वानों, चिंतकों और नेताओं से हम यह सुनते ही रहते हैं कि समाज बहुत कुरूप हो गया है। मगर दुनिया क्यों कुरूप है? उसे सुंदर बनाने का सही तरीका क्या है? प्रतिद्वंदिता की भावना मनुष्य के स्वभाव में दाखिल है, क्योंकि यह हमारी जीवधारी प्रवृत्ति से निकलती है। प्रतिद्वंदिता मतलब आगे बढ़ने की होड़। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि हमारा समाज जो है वो कुरूप हो गया है, वो खराब हो गया, बदसूरत हो गया है। लेकिन पूरा विश्व खराब है, उसे सुंदर बनाने का तरीका क्या है? यही तरीका है कि हम लोग आपस में आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं और लगने के कारण यह मनुष्य के अंदर यह प्रवृत्ति बन चुकी है, यह जन्मजात यह प्रवृत्ति बन गई है कि वे एक दूसरे के से आगे निकलने में वे ज़्यादा विश्वास करते हैं और इस होड़ में सभी लगे हुए हैं कि मैं कैसे उसको पीछे धकेल दूं और अपने खुद आगे निकल जाऊं। अपने उस सभी सुखों को पाने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पशुओं के समान मनुष्य में केवल जीने की ही प्रवृत्ति नहीं होती है। दिमाग का मालिक होने के कारण वह सोच भी सकता है और हृदय तथा आत्मा रखने के कारण वह अपने विचार को निर्मल भी बना सकता है। क्या उसे इसका ज्ञान नहीं हो सकता कि केवल पशु प्रवृत्ति को लेकर चलने से वह मानवता से दूर और पशुता के समीप पहुंच जाएगा? कहने का अर्थ है कि मनुष्य में यह सोच होती है, उसके अंदर यह अकल है कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। वह इतना तो सोच ले कि क्या सही है, क्या नहीं है। तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह जाएगा? पशु के पास वह अकल नाम की जो है उसके अंदर बुद्धि नहीं होती, जिस कारण वह इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन हम मनुष्य के पास बुद्धि होने के बाद भी हम लोग पशु वाले व्यवहार को कर रहे हैं। जो भी मनुष्य मानवीय आनंद में वृद्धि करना चाहता है उसे चाहिए कि वह मनुष्य में जो गुण हैं उनकी प्रशंसा में वृद्धि करे और जहाँ भी ईर्ष्या और द्वेष की लपटें उठ रही हो उन लपटों को नीचे लाए। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, यह न तो अस्वाभाविक है न निंदनीय है। सिर्फ उसे यह देखते चलना कि खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में कहीं वह उन मूल्यों को तो नहीं कुचल रहा है जो एक मनुष्य के व्यक्तित्व विकास से कई गुना अधिक मूल्यवान है। कहने का अर्थ है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अब आगे बढ़ने की होड़ में हम अपने व्यक्तित्व विकास को भी हमें अपना ध्यान में रखना चाहिए। यानी हमारे अंदर जो हमारे गुण हैं उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उन गुणों को अवगुण होने में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। यानी अपने गुणों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने अंदर अवगुणों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ने की होड़ अगर है हमारे अंदर तो हमें अपने गुणों का भी विकास करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व का भी विकास करना चाहिए। समाज का असली सुधार उसमें रहने वाले व्यक्ति का सुधार है। यानी समाज तभी सुधर सकता है जब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के रहन सहन, उनकी बुद्धि, उनकी सोच में सुधार हो, तभी समाज में सुधार हम ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। व्यक्तियों के ही बुरे या भले होने से हम समाज को बुरा या भला कहते हैं।
स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज से जुड़ा हुआ है। तो जब व्यक्ति बुरा होगा तो उसकी बुराइयों को देखकर हम उस समाज को बुरा कहेंगे, और जब व्यक्ति अच्छा होगा, गुणी होगा, तो उसके अनुसार उस समाज की भी प्रशंसा हम करेंगे। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और अपने गुणों पर ज़्यादा, गुणों को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य बात यह नहीं कि हम दूसरों को सुधारने का उपदेश दें, यानी मुख्य बात ये नहीं कि हम अपना पूरा जीवन सिर्फ उपदेश देने में लगा दें कि तुम लोगों को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, यह काम सही है, यह काम इस ढंग से होना चाहिए। यह हम उपदेश देने में ही अपना समय न गंवाएं, बल्कि यह कि सुधार की जो भी बातें हमारे मन में उठती हों, पहले हम उन्हें चरित्र और स्वभाव पर लागू करें। यानी जो भी विचार हमारे मन में उठता है कि हमें इन विचारों को समाज के सामने रखना है, लोगों को इन विचारों से अवगत कराना है, उससे पहले हमें उन विचारों को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। लोगों को उपदेश देने से पहले उन सारी बातों को अपने ऊपर लागू करके, अपने चरित्र पर, अपने स्वभाव पर लागू करके अपने कमियों को दूर करना चाहिए, न कि उपदेश दे देकर हम लोगों के बीच में सिर्फ बातें रखते रहें और अपने गुण अवगुणों पर ध्यान न दें। समाज की सुंदरता दो चार नेताओं पर नहीं बल्कि लाखों लाख व्यक्तियों के सुधार पर निर्भर करती है। अब लेखक का कहना है कि सिर्फ दो चार नेताओं से समाज की सुंदरता नहीं बढ़ती है या देश की सुंदरता नहीं बढ़ेगी। देश और समाज की सुंदरता तभी बढ़ेगी जब हमारा देश या हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अंदर विचारों की उन्नति हो, गुणों की उन्नति हो, उनके रहन सहन, उनके सोच में बदलाव हो, उनकी सोच ऊंची हो, तभी जाकर हमारा देश सुंदर बन पाएगा, समाज सुंदर हो पाएगा। तो लेखक इन्हीं बातों को जोड़ देते हुए इस अध्याय को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें नेता की जगह हमें नागरिक बनना है, यानी नेता बनने की होड़ में हमें नहीं लगना है। हमें एक आम आदमी यानी एक आम नागरिक बनकर हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना है, अपने अंदर के गुणों को निखारना है, तभी हम समाज को सुंदर बना पाएंगे। जब समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर यह बात ये मन में बैठ जाएगी कि हमें लोगों को उपदेश देने से पहले अपने कमियों को दूर करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने गुणों को बढ़ाना है, अपने चरित्र को बढ़ाना, अपने स्वभाव को ऊंचा करना है, तभी जाकर हम समाज को सुंदर बना पाएंगे। जिस दिन देश का हर नागरिक यह सोच बन जाए कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है सबसे पहले, उस दिन उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का स्वभाव, चरित्र और गुण जो है वो काफ़ी सुंदर हो जाएगा और वह देश भी सबसे अनोखा हो जाएगा। तो इस पाठ से संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, वो मैं दी हूँ, उसे भी आपको करना है। और जो कि यह इनसाइड है, यानी पाठ में से ही यह मैंने वाक्य लिए हैं और इनको आपको उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और यह उचित शब्द आपको इस पाठ में ही मिलेंगे। ऐसे मैं इनका उत्तर बता देती हूँ। जैसे पहला है सन 1900। अब इसके बाद जो रिक्त स्थान दिया हुआ उसमें क्या भराएगा? शब्द 20। उसमें आप लिखेंगे 20-21 के ज़माने में एक विज्ञापन पढ़ा था। दूसरा है किताब में किसके भाषणों का संकलन था? तो किताब में वहाँ जो रिक्त स्थान दिया हुआ है वहाँ आप लिखिएगा नेताओं के।
क्या होगा शब्द? नेताओं। ठीक है। तीसरा है सारा संसार नेतृत्व की अभिलाषा। शब्द क्या हम डालेंगे वहाँ पर? अभिलाषा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, बड़ों की बात सुनो और क्या मत करो? तो बड़ों की बात सुनो लेकिन नकल मत करो। तो इसमें क्या आप नीचे लिखेंगे? तो इसमें आप लिखेंगे बड़ों की बात सुनो लेकिन नकल न करो। तो इस तरह से आप इन शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। बड़ों की बात सुनो और किसकी नकल मत करो? तो उनकी नकल मत करो। यहाँ क्या शब्द भरेंगे? उनकी। बड़ों की बात सुनो और किसकी नकल मत करो? तो उनकी नकल मत करो। ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 में अपने को हिदायत भेजने में है। तो अपने को हिदायत भेजने में है। क्या हिदायत भेजते हैं वे? तो यहाँ पर होगा अपने माँ। तो यहाँ पर आप भरिएगा मातहतों को। मातहतों शब्द यहाँ भरिएगा। अपने मातहतों को हिदायत भेजने में है। मातहतों यह उर्दू शब्द है। तो आप मातहतों मतलब अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी। तो इस तरह से ये मैं इनसाइड कुछ सब वाक्य थे, उनसे आप शब्द आपको सही शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं, जो कि मैं उत्तर भी आपको अभी पढ़कर बताई कि ये इसके उत्तर होंगे। आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए। नेता नहीं नागरिक चाहिए, यह एक निबंध लिखा हुआ है। और किस तरह से आज के समाज में, आज के दौर में नेता जो हैं वो अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। हमारे देश की जनता की अज्ञानता को वे अज्ञानता के होने के कारण उसका लाभ उठाते हुए वे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो हमें उन पर ध्यान न देकर अपने ऊपर ध्यान देना है। उनके उपदेशों को न सुनकर हमें अपने गुणों को विकास करना है, और तभी हम एक अच्छा नागरिक देश का बन पाएंगे, जो कि सबसे पहले देश के लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छा नागरिक बनें। तो बच्चों, इस तरह से आप इस अध्याय को पूरी तरह से पढ़कर और इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। मैं उत्तर भी आपको अभी बताई, और इस चैप्टर को भी आप पढ़ें। और जहां आपको समझ में न आए तो मुझसे आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। तो उस वाक्य को आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि मैम मुझे ये पेज नंबर में ये वाक्य समझ में नहीं आया। तो आप चैप्टर को ज़रूर रीडिंग करें घर पर और इसे समझने का प्रयास करें। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि मेरी कही हुई बातों को आप ध्यान से सुने होंगे, उससे अच्छी तरह से समझे होंगे, और इस पाठ से जुड़ी बातें जो बताई गई उन पर भी आप ध्यान दिए होंगे।